बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा सरफराज, किताब दोस्त महफिल के प्रोग्राम की मेज़बान। तमाम सुनने और देखने वाले क़ारीन को मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में हस्बे रवायत हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के नामवर दानिश अदीब शायर जनाब मजहर सलीम मजोका साहब। उनके साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमज़ा अरशद गिलानी साहब। आप उस्ताद हैं, मुतरजम हैं और 50 से ज़ायद किताबों के तर्जुमे कर चुके हैं। जी, मैं दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। और जिस किताब पर आज हम बात करेंगे वो बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही आला किताब है। तुर्की का एक बहुत ही नायाब, जिसे नावल कहा जाए या फिर एक बहुत ही ख़ास नावल कहा जाए, जी हाँ, ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल, जिसे लिखा है फवाद सेवमे में। और अगर इनसे बात की जाए, इस नावल पे बात की जाए, तो फवाद सेवमे को इस नावल पर 2016 में अहमद हमदी तनपनार अवार्ड भी मिल चुका है। तो इस प्रोग्राम में ज़्यादा मैं हाइल नहीं होंगी और मैं चाहूँगी कि मुझे भी इस किताब के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगी जनाब मजहर सलीम मजोका साहब से कि वो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमें इस किताब के हवाले से बताएं और साथ ही अपने मुतरजम जो हमारे साथ हमज़ा अरशद गिलानी साहब मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताब दोस्त महफिल के प्यारे प्यारे नाज़रीन और सामीन, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज हम यहाँ आपको एक बहुत खूबसूरत किताब का तारुफ कराएंगे और उस हवाले से बात होगी। किताब का जो नाम है वो है ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल और इसके मुसन्निफ़ है फवाद सेवमे और इसका बहुत खूबसूरत रवां और शुस्ता तर्जुमा किया है हमज़ा अरशद साहब ने। उनसे आज बात होगी। ये एक इंतहाई उम्दा नावल है। इस्तांबुल एक तिलस्माती शहर है और उस हवाले से इस्तांबुल के हवाले से बड़े नावल लिखे गए हैं। बहुत लोगों ने इस पे नावल लिखे, कहानियाँ लिखी। इस तिलस्माती शहर की कई परतें जो हैं वो उन्होंने वाज़े की हैं। और हमारा जो आज का जो नावल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल, तो ये फवाद सेवमे ने लिखा। इस पर उन्होंने अवार्ड हासिल किए। वो बहुत आला पाए के तर्जुमा निगार, उन्होंने बहुत चीज़ें तर्जुमा की। बुनियादी तौर पे ये जो नावल है ग्रैंड बाज़ार, ये तुर्की ज़बान में लिखा गया, बाद में अंग्रेज़ी तर्जुमा हुआ और इस तर्जुमे को बहुत खूबसूरत उर्दू में ढाला हमज़ा राशिद साहब ने। और इस किताब का इंतसाब जो है मुसन्निफ़ ने अपने बाबा के नाम किया है। वो बाबा जो बचपन में उंगली पकड़कर उन्हें ग्रैंड बाज़ार दिखाने ले जाए और वो ले जाते थे वहाँ उनको, तो उन किताब का इंतसाब भी उसी के नाम किया। बहुत किरदार है इसमें, इसकी भी बातें होंगी। तो मैं अब गुजारिश करूँगा अपने बहुत प्यारे मोहतरम हमज़ा अरशद साहब से, तो वो इस किताब के हवाले से हमें और हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। जनाब मोहतरम हमज़ा अरशद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किताब दोस्त महफिल का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत किताब पर, जिसका तर्जुमा करते हुए मुझे दर हकीकत बहुत लुत्फ़ आया, इस पर बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये अपनी नौइयत का शायद पाकिस्तान डिजिटल मीडिया में वाहिद प्रोग्राम है जिस पर इस तरह इल्मी अदबी किताबों पर इन्हीं का रवायती सियासत से, रवायती मीडियाई मौज़ूआत से हट कर बहुत उम्दा बातचीत की जाती है। और ये इस माशरे में इसकी ज़रूरत भी थी। शायद जब हम एक शिकवा सामने आता है कि हम या हमारी नस्लें किताबों से दूर हटती जा रही हैं, तो इसमें किताबों की तरफ उनको वापस लाने के लिए इस पर बातचीत की जाती है। किताबों की कुछ मौज़ूआत को, उनकी खूबियों को उजागर किया जाता है।
तो ये बहुत अच्छी काविश है, मैं इसको सराहता हूँ। जहाँ तक इस किताब, इस नावल ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल का ताल्लुक़ है, तो इसमें सबसे पहले तो ये एक रवायती नावल जैसे जिसके हम आम आदी होते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था और बच्चों इससे साबित हुआ कि आपको सच बोलना चाहिए। ये ऐसी किताब नहीं है। इसको एक दफ़ा मैंने अपने एक स्टूडेंट को, जिसको बहुत शौक़ है किताबें पढ़ के उसको मीडिया पे वीडियोस बना के उजागर करने का, उससे मैंने तर्जुमा करने के बाद पढ़ने को दी। 15-20 दिन बाद कहती है कि किताब तो बहुत अच्छी है, पढ़ के बहुत मज़ा आया, लेकिन इसकी कहानी क्या है? कहानी मैं जब इसकी सुनाना चाहती हूँ तो मैं कहानी सुना नहीं पा रही। मैंने कहा इसमें क्या है? कहती है इसमें उसने मईशत पे बात की है, मजहबी मौज़ूआत हैं, इंसानी मजबूरी है, गुर्बत, हादसा, सानेहात, इश्क, मोहब्बत, सब कुछ है, इंसानी जज्बात, इंसानी एहसासात, सब कुछ, लेकिन इसमें कहानी नहीं है। तो मैंने कहा ये किताब की तो खूबी है ना कि अगर राइटर ने, अगर मुसन्निफ ने ये तमाम मौज़ूआत आपको समझा दिए हैं, लेकिन उसने कहानी आपको नहीं सुनाई, या कम से कम आप ये कहानी किसी को सुना नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि ये उसकी एक बहुत कामयाब काविश है। मैंने उसको याद दिलाया कि आपने MA इंग्लिश किया है, तो उसमें आपने वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा पढ़ा है। इसमें सैमुअल बेकेट 350 सफ़हात लिख देते हैं, लेकिन आप एक लफ्ज़ किसी को नहीं बता सकते कि राइटर ने क्या कहानी लिखी है। जब उसको फर्स्ट टाइम स्टेज पे पेश किया गया तो देखने वाले अपने सर, अपने बाल नोचते हुए बाहर निकले थे, नीम दीवाना वार कि हमने क्या देखा है। तो जो अदब के शाहकार होते हैं वो रियाजी के 2 और 2 4 के सवालात नहीं होते कि आप उसको बहुत आसानी से, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये कोई बहुत पेचीदा, कोई देवमालाई ऐसी चीज़ है जो आप के फहमो गुमान से मावरा है, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखते हैं जब नावल शुरू होता है कि एक हमें लालची सौदागर जो संगमरमर बेचता है, आगा हरस्तो, वो अपने मज़दूरों से काम ले रहा है वैसा ही जैसा कि एक आजर, एक जालिम या एक खुदगरज, एक सफ़ाक आजर लेता है। वो उनको शदीद गर्मी में आराम नहीं करने देता, और जब वो संगमरमर काट रहे हैं, संगमरमर चाहिए था ग्रैंड बाज़ार बनाने के लिए, जो इस्तांबुल जब तुर्कों ने फ़तह किया, सुल्तान महमूद थे, तो तुर्कों की ये एक रवायत है कि जैसे ही शहर किसी जगह पर वो आबाद करते, कब्ज़ा करते, तो सबसे पहले वहाँ पे बाज़ार बनाते। बाज़ार सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं है, बल्कि ये एक माशरे के जमा होने की, हम देखते हैं कि वहाँ पे कपड़ा फरोश, वहाँ पे दुकानदार, सब कुछ, लेकिन वहाँ जेब तराश भी हैं, वहाँ शराबी भी हैं, वहाँ सूफ़ी जो तज़किया नफ्स करते हैं लोगों का, उनके भी हुजरे आबाद हो जाते हैं, वहाँ शब बिसरी की ख़वातीन भी आ जाती हैं, वहाँ शायर, मौसीकार, सब। तो वो एक शहर के अंदर एक छोटा शहर बन जाता है। तो इसकी तामीर के लिए संगमरमर चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आगा हरस्तो सोच रहा है कि ये संगमरमर को चांदी के सिक्कों में कैसे ढालना है, और इन मज़दूरों के जिस्म से बहने वाला पसीना
उसकी दौलत में कैसे इजाफा करेगा। और चूँकि वो ज़्यादातर रोमन्स हैं, मसीही, तो वो सोचता है कि इन से जितना काम लें और इनको जितना सख्ती से दबा के रखा जाए उतना ही बेहतर है। आगे चल के हमें पता चलता है कि वो नस्ल दर नस्ल वो बताता है बहुत फ़ख्र से कि मेरा बाप, मेरा दादा, वो सब, यानी सिंस द एवोल्यूशन, जब से इंसान इस मौजूदा, यानी इंसान, इसका ख्याल है कि हमारी नस्ल जब से स्टार्ट हुई है तो हमारा संगे मरमर से ही वास्ता है और मेरे बच्चे पोते सब इसी के साथ वाबस्ता रहे। बहुत 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 ज़बरदस्त। उम्दगी से, बहुत उम्दगी से हमजा साहब ने हमें किताब का जो पहला चैप्टर है, पहला बाब है, उस पर तफसीलान रोशनी डाली है। ये जो नावल है, ये कहानी की है सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के शहर इस्तांबुल की, और ये है 1450 की दहाई का दूसरा निस्फ। और ये जजीरा मारमरा जो है उससे सुल्तान फ़ातेह का जो शहर है इस्तांबुल, वहाँ तक संगे मरमर की सिलों से वो जो बहरी बेड़े हैं वो लेके गए और उन्होंने कहा कि ये संगे मरमर है, इससे हम बनाएंगे ग्रैंड बाज़ार। वो वहाँ संगे मरमर की सिलें कम पड़ गई, फिर संगे मरमर की सिलें बनाने के लिए तगोदो शुरू हुई, तलाश शुरू हुई, और वहाँ से वो जो इनका पत्थरों का राज जानता था नज़र उस्ता, उससे इनका तारुफ हुआ, और उसने अपने दोस्तों को, जितने इसके दोस्त थे उनको बुला के वहाँ उन्होंने फिर ये सारा काम किया। और ये कहानी जो है ये तो हकीकत, तख़य्युल, संजीदगी और मज़ा, ये सब चीज़ें इस नावल में मौजूद है। तो मैं दोबारा गुजारिश करूँगा हमजा साहब से कि अब वो कहानी का मज़ीद जो हिस्सा है, क्योंकि ये कहानी तो चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब संगे मरमर की सिलें तराश ली जाती हैं और अब इनको पॉलिश करने के लिए, इनको फाइनल टच देने के लिए नज़र उस्ता, जो कि संगे मरमर के बहुत बड़े कारीगर हैं, उनके पास इसने जाना था। तो अब यहाँ पे एक हादसा जो इंसानी ज़िंदगी का शायद एक लाजमी हिस्सा है, तो आगा है तो एक कश्ती देखता है जो साहिल पे आके ठहरती है, और उसमें उसने सिले लाद के लेके जानी थी, क्योंकि जजीरा मारमरा और इस्तांबुल के बीच में समंदर है खलीज, तो वहाँ तक उसने जाना था। अब वो कश्ती का हुलिया मुसन्निफ बड़े उम्दा तरीके से बयान करता है। उसको कहता है ये चीज़ जो अब साहिल के पास लंगर अंदाज थी, यानी ये कश्ती नुमा चीज़ जिसमें शायद बेशुमार चूहे इसको कतर रहे थे, इसकी लकड़ी को दीमक लगी हुई थी, इसके बादबान में सुराख हुए थे। तो एक दफ़ा तो आगा का दिल बैठ गया इसे देखकर, लेकिन उसने अचानक उसके जहन में अपनी 128 किलो वज़नी बेगम की छवि आ गई। उसने सोचा कि अगर ये काम अब ना हुआ तो नेक्स्ट आइंदा कश्ती यहाँ कब आएगी, वो कई महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बेगम से वो डरता भी था, तो उसने सोचा कि उसकी डांट या उससे बेहतर है कि मैं रिस्क ले लूँ। इस कश्ती में हमारे नावल के 3 बहुत अहम किरदार हैं जो आगे चल के डेवलप होंगे। अच्छा, इसमें इस नावल में यहाँ पे मैं मुजोका साहब अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें प्लॉट तो है ही बेहद पेचीदा, बहुत इसमें टर्न और ट्विस्ट बल खाता हुआ है, लेकिन इसके जो किरदार हैं वो फ्लैट नहीं हैं, वो डायनामिक हैं, उनमें तब्दीली आती है, चेंज आती है, और वो तब्दीली इस तरह है कि मुसन्निफ हमें उनकी इब्तदाई गुफ्तगू से नफ्सियाती तौर पर हमें बता देता, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब उसमें बाद में ये तब्दीली आती है तो हम देख सकते हैं कि उसने ये जो बात पहले कही थी तो ये बात उसी तरफ जा रही है। मसलन इस कश्ती में 2 भाई हैं जिनकी उम्र में
मुसन्निफ़ हमें बताता है कि शायद एक 10 माह से भी कम का अरसा है जिवानी और डोलिंगो। जिवानी बड़ा भाई है, जिवानी बेहद मजहबी है, हर वक्त यस्सु मसीह उनकी मोहब्बत उनकी याद में गर्क रहता है। और ये दोनों भाई अपने घर से भागकर आ गए हैं। इनकी उम्र 14 और 13 साल है बिलतरतीब। घर से भाग आने की वजह ये थी कि इस कश्ती के मल्लाह फ्रेडरिको, उसने भाई को जिवानी को बताया था कि मैं बैतुल मुक़द्दस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस शहर लेके जा रहा हूँ, जहाँ से हमारी अखरवी निजात का रास्ता शुरू होगा। और जिवानी तो पहले ही मसीह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गर्क था, तो उसने अपने छोटे भाई को भी तैयार किया। भाई को पता था कि ये फ्रेडरिको झूठ बोल रहा है, ये शराबी, आवारा और गलत आदमी है। लेकिन चूँकि वो भी भाई भी इस शहर में अपनी अम्मी के पास खुश नहीं था, क्योंकि उनका वालिद उनको छोड़ के चला गया हुआ था, परेशान कुन हालात थे। तो एक भाई यानी बड़ा भाई अपनी अखरवी ज़िंदगी, अपनी मजहबी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, और छोटा भाई अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, बेहतर से मुराद लुत्फ़अंदोज़ होने, इसके लिए घर से निकल आए। बहुत अच्छी बात है, किरदारों पे बात हो रही है। इसके नावल में जो किरदार हैं, अभी जैसे हमजा साहब बयान कर रहे थे, अरस्तु आगा है, नज़र उस्ता है, खैरुद्दीन है, उस्मान आगा है, बाबा इलियास है, और 3 औरतें हैं जो लतीफ़े है, समीता है, मटिसा है। अच्छा, इसके बाद अरसास है, आरिफ आफंदी है, जुफ्त साद, जीवन, मिर्ज़ा, सबाहुद्दीन, दानियाल, मीरजान है, तुगरल आफरीदी है, और फ्रेडरिको है, शाही तबीब है, याकूब और लियोनार्डो है। अच्छा, इसके मैं अब अबवाब भी आपको बताता चलूँ। इस नावल में 14 हैं अबवाब हैं, जिसमें पहला जो बाब है वो क्रिस्टोफर का बड़ा भाई है, दूसरा है संगे मरमर से सरगोशियाँ करने वाला नज़र उसका, तीसरा बाब है गुलाबी रुखसारों वाला दरियाए मटिसा। और ये सारे तराजम ज़ाहिर है हमजा साहब ने ये इनको उन्वानात दिए हैं, बहुत खूबसूरत। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, वस्ल, आरिफ, दिलेर, जुफ्त साज, मुल्ला जीवन आफंदी के ज़रिए सच्चाई, एक आदमी का फाजिल कूड़ा करकट, दूसरे का ख़जाना, उस्मानी सल्तनत के जवाल की घड़ी, शिकारी मीर जान की पैदाइश, पस मंज़र, दीगर मामलात, पीर की दावत, इस्तंबुल शहर का पहला थिएटर। ये बहुत कमाल का चैप्टर है, तो 3 इसमें मनाजर हैं, जुदाई और इख्तितामिया। तो बात फिर जारी रहेगी, हमजा साहब से ही बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं, बहुत उम्दगी से किरदारों का वो हवाला दे रहे हैं। जी हमजा साहब। तो जिवानी इस कश्ती में बैठ गया, इस सोच कर के मैं अपने पैगंबर को उस शहर में जाऊंगा जहाँ पे वो कभी चलते थे, जहाँ पे कभी वो रहते थे। तो एक तरह का वो अपनी रूहानी इरतफ़ा को देख रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद ये कश्ती इस मरमरा जजीरा जो था यहाँ पे आ गई, और अब तक जिवानी अपना तमाम टाइम बीच में इबादत कर रहा है, मुनाजात जो भी उसे आती हैं वो पढ़ती है। अच्छा, अब हमें यहाँ से इनकी बातों से पता चलता है कि जिवानी अपनी वालिदा का बहुत चहेता था, और वो उसको ख़ास आलू की डिशेस बना के देती थी। जबकि छोटा भाई डोलिंगो वो अक्सर अम्मी से मार खाता था। चूँकि अम्मी से मार खाता था तो बाहर वाले भी उसको लगे हाथों एक थप्पड़ जड़ देते थे, तो बेचारा बहुत उदास, परेशान और नेचुरली अपने भाई से नफरत करता है। यहाँ राइटर नफ्सियाती तौर पे हमें बताता है कि अगर हम बच्चों से एक जैसी मोहब्बत नहीं कर सकते या नहीं करेंगे तो उन बच्चों में आपस में बिगाड़ पैदा होगा, ज़रूर होगा। और बाद में जो वालिदैन ने शिकायत करनी है
कि वो जो आने वाली है उसने उनको बिगाड़ दिया, भाइयों में नफ़रत डाल दी, लेकिन वो नफ़रत आप अपने रवैये से डाल चुके होते हैं। अब इस कश्ती में वो संगे मरमर की सिलें रखी जाती हैं। मैं अब इसको शॉर्ट कर देता हूँ। हादसा होता है और वो तमाम साहिल से कुछ फासले पर वो डूब जाती है कश्ती। और उससे डूबना ही था, क्योंकि जो राइटर उसका हुलिया बयान करता है तो उसका तैरना भी एक मौजज़ा था, और अगर वो ना डूबती तो शायद एक बहुत हैरत अंगेज़ बात होती। अब आगा है रुस्तों सिर्फ एक सिल उसमें से बचा के ले जाता है, जबकि इस्तांबुल में नज़र उस्ता को 100 सिलों का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि उसने बाज़ार का जो चीफ कॉन्ट्रैक्टर है खैरुद्दीन, उसको उसने फराहम करनी थी। तो उसको सिर्फ एक सिल मिलती है। अब एक संगे मरमर की सिल और सुल्तान मोहम्मद फातेह का बाज़ार और 100 सिलें उसने देनी है, और संगे मरमर को निकालना, उसको तराशना, जो कि हम ज़ाहिर है 1400 की बात कर रहे हैं, तो मशीनरी नहीं है और बहुत मुश्किल से उसकी कटाई है। तो सिलें समंदर में डूब चुकी हैं, उनको निकालने का कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे हैरत, एक हैरत अंगेज़, यानी यूँ समझ लें कि इस नावल में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनकी आप कोई साइंसी तवजीह नहीं दे सकते कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर अदब में और हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी मरहले पर कहते हैं यार ये क्या हो गया, और हमारा खुद ही जवाब होता है तो ऐसा ही होता है। ये जो हमारा रिस्पॉन्स है यार ऐसा ही होता है, ये लिटरेचर पर या ज़िंदगी, अदब चूँकि ज़िंदगी की अक्कासी करता है, तो ये हमारा उस पर रद्द अमल है। तो यहाँ पे मुजोका साहब एक हैरत अंगेज़ मंज़र क़ारीन का मुंतज़िर है कि नज़र उस्ता संगे मरमर से मोहब्बत करता है। और यहाँ पे मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस नावल में हुस्न व इश्क अगर खालिस हमें किसी में मिलता है तो वो संगे मरमर में है। संगे मरमर की बेशुमार सिलों के दरमियान 2 सिलें हैं जो राइटर ने एक मेल और एक फीमेल उसके तौर पे, यानी यूँ समझे कि अगर आप मुझसे पूछें कि इसके मरकज़ी किरदार कौन है तो वो इंसान नहीं है। इस नावल के मरकज़ी किरदार 2 पत्थर हैं, और तुर्कों से गालिबन मुग़लों को भी संगे मरमर का शौक़ या ज़ौक़ पैदा हुआ, और उनकी जितनी भी तामीर करदा इमारतें हैं वो संगे मरमर से हैं। और फिर ये हमारी उर्दू शायरी में भी ये आता है। और गालिबन इस वक्त मुझे शेर तो कोई नहीं याद आ रहा, मोहम्मद रफ़ी का एक गीत आ रहा है, संगे मरमर से तराशा हुआ ये शोख बदन। तो इसमें एक सिल जिसको भी मुजोका साहब ने नाम वो मरमर से तराशा हुआ शोख बदन, इतना देखने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं। अच्छा, अब आपसे ये मैं पूछूंगा हमजा साहब कि आपने बात भी हो रही थी लेकिन आपने बहुत किताबों के तराजम किए हैं, 50 से ज़ायद किताबों के, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तराजम हैं आपके, शुस्ता रवां, बहुत आला उम्दा। मैंने तो यही आपका जो तर्जुमा पढ़ा है तो बखुदा ये तो इसमें तिलिस्माती फ़िज़ा है। और ये जो थी उस्मानिया सल्तनत बड़े काम किए, और फिर वो ज़ाहिर ख़त्म भी हुई। और इकबाल ने कहा कि अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। सुल्तान फातेह का भी जो ये दौर था, आखिर में वो उसको जहर दिया गया। और बड़ा एक ये जो नावल है ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल, ये बहुत खूबसूरत नावल है। और अभी फिर उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने मज़ीद जो काम हैं अब आपने, और ये जो आपने मुंतखब किया इसका कुछ पस मंज़र बताइए, ये कितना उम्दा नावल जो है
ये आपने इसका इंतखाब किया तर्जमा करने के लिए, तो इसका कुछ पस मंज़र और मज़ीद आप क्या आपके जो हैं क्या आप इसके बाद मुस्तकबिल में आप क्या करें? जी, जहाँ तक इस नावल को तर्जमा करते हुए जो मेरी कैफियत थी, वो एक तो है ना कि एज अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर आप काम आपको मिला, आपने तर्जमा कर दिया, तो बस दैट्स ओके। लेकिन इस नावल की कैफियत ऐसी नहीं थी। हर रोज़ जो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे 10, 5, 20 पेजेस में तर्जमा करता, तो यकीन कीजिए जब मैं सोता तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन किरदारों के साथ हूँ। कभी मुझे संगमरमर की वो सिलें नज़र आती हैं, कभी उस पर बना हुआ वो शोख रंग का दिल नज़र आता है, कभी उसमें हैरत अंगेज़, जैसे इसमें आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और इसमें आपको एक ऐसा इंसान नज़र आएगा जो मछली से इंसान बन जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन वो आपकी आंखों के सामने राइटर और उसकी तौजीह पेश करता है कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। नज़र उसका को किस तरह वो इन सिलों से एक पीर साहब उसको कैसे 100 सिलों में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरे दूसरे कामों का ताल्लुक है तो वो ये सिलसिला तो जारी है। समझिए कि ये तालिब-ए-इल्माना सिलसिला है। मैं इसमें प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा सीखता हूँ, इससे मज़ा लेता हूँ और इस नावल को करते हुए बहुत लुत्फ़ आया। बहुत ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन अक्सर मैं अपने बच्चों को भी कहानी सुना देता हूँ साथ-साथ। लेकिन इसकी कहानी मैंने अपने बेटों से कहा कि आप इसे पढ़ें और उन्होंने भी इसको इंग्लिश उर्दू दोनों में पढ़ा। ठीक है, बहुत खूबसूरत नावल है। इसमें गोविंदी साहब की मेहरबानी कि मुझे, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उर्दू अदब पर उनका एहसान है कि वो तुर्की के बहुत खूबसूरत नावल आलमी अदब के तराजुम के हवाले से उर्दू को अतिया कर रहे हैं। उर्दू का दामन इन मोतियों से भर रहे हैं और ये उनकी बहुत बड़ी काविश है। ठीक है, इनकी और भी किताबें आजकल हैं, अभी एक शेर तबात की हैं, तो उस पर आपको मिसबा साहिबा बेहतर बता सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो हमारे पास वो वक्त की थोड़ी सी तंगी होती है, तो मेरे बहुत प्यारे किताब दोस्त महफिल के नाजरीन, उम्मीद वासिक है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नावल के हवाले से ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल जो फवाद शमी का नावल है, तुर्की ज़बान में लिखा गया और फिर बराह रास्त इंग्लिश से तर्जमा किया हमजा अरशद साहब ने, बहुत खूबसूरत तर्जमा है। हमने आज इस हवाले से बात की और बराह करम आपसे ये गुजारिश है कि जमहूरी पब्लिकेशन जिसके रूह रवां मोहतरम फर्रुख सुहेल गोविंदी हैं, उन्होंने आपके लिए, किताब दोस्तों के लिए बहुत खूबसूरत किताबें शाया की हैं। और ये जो इदारा है जमहूरी पब्लिशर, ये एक बहुत मुनफरिद इदारा है। ये आम तरह की मतबूआत शाया नहीं हो रही यहाँ, और जो तराजम भी हैं वो भी क्लासिक बहुत खूबसूरत किताबों के तराजम होते हैं, और तर्जमा करने वाले भी माशाअल्लाह वो हक अदा करते हैं कि तर्जमा इतना खूबसूरत होता है कि उस पर तख्लीक का गुमान होता है। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आपको लगा होगा। किताब पढ़िए, किताब से मोहब्बत कीजिए और बराह करम किताब खरीद कर पढ़िए। जी मिसबा, आखिर में आप इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब अजहर सलीम मजोका साहब कि जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज में हमें उसकी हिस्ट्री बताई है, और इसके साथ ही जनाब हमजा अरशद साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज में इसमें जो करैक्टर्स थे वो किस तरह से बयान किए हैं। वो यकीनन आपके अंदर एक जुस्तजू पैदा होनी चाहिए, मेरे अंदर तो भी हो रही है भाई, कि मुझे ये किताब वाकई में ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके करैक्टर्स जिस अंदाज से तंज़ो मज़ाक के साथ साथ वो अपना काम भी करता जा रहा है, लगन भी है उसमें, शौक़ भी है कि उसे मुकम्मल करना है। और ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल का एक बहुत ही मशहूर बाज़ार है, अगर आपने उसके बारे में सुना हो, पढ़ा हो, तो यकीनन आप लोग भी जानते होंगे। जी हाँ, जमहूरी पब्लिकेशन हमेशा की तरह एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हमेशा हमें किताबों का देता है, और इस पर मज़ीद भी काम हो रहा है। ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल
फवाद सैफमे की ये किताब, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि इसे अहमद हमदी तनपनार अवार्ड भी मिल चुका हुआ है, और जमहूरी पब्लिकेशन के लिए ये भी एक बाइस फ़ख्र बात है कि इसके तराजुम को भी अवार्ड हासिल हो चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास जो तराजुम करते हैं वो एक दिली लगन शौक़ के साथ किया जाता है, और आपके पास जो मुसव्वदात पहुँचते हैं, जो तर्जमा पहुँचता है, वो बिल्कुल उसी ईमानदारी के साथ पहुँचता है जिस तरह वो असल ज़ुबान में होता है। इसमें मैं आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूँगी कि किस वजह से ये किताब छपाई गई या छापी गई। जमहूरी पब्लिकेशन के पब्लिशर्स जो कि रूह रवा हैं, CEO हैं फ़ारूक सुहेल गोइंदी साहब, अपने इस पे बैक कवर पे लिखते हैं, 2021 के मौसम गर्मा में तुर्की में मारमरा के खूबसूरत इलाके के जंगल में एक तुर्क दोस्त के बनाए गए राइटर हाउस में लातादाद तुर्क लिखारी जमा थे। वहीं फवाद सैफमे ने मुझे अपने इस नावल की इंस्पायरेशन के मुतालिक बताया कि वो बचपन में अपने वालिद के साथ अक्सर ग्रैंड बाज़ार जाया करते थे, और बचपन की वही यादें उनके अंदर के अदीब को इस दिलचस्प मौजू की तरफ ले आईं। यानी इसके लिखने का मकसद सिर्फ उनको बचपन में ही वो जुस्तजू हो चुकी हुई थी कि वो ग्रैंड बाज़ार पर कुछ ना कुछ लिखेंगे। बहुत शुक्रिया। इस किताब के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई किताब, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारा हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि हमारा नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं वो हम स्लाइड पे चल रहा होगा। आप काइंडली हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।